हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का 17 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 101 टॉपिक हम प्रीवियस 16 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के बारे में। देन हम चर्चा करेंगे दो टर्टल की स्पीसीज, रेड क्राउन रूफ टर्टल और लिथ सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में। जानेंगे निग्मा संप्रदाय किससे संबंधित है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इंडिया की जो फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो कि हेनले में स्थित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये इसको सेटअप किया गया था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की सेल के रूप में 1978 में पांडे समिति की सिफारिश पर। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि 1987 में इसको रीऑर्गेनाइज किया गया और इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के रूप में स्थापित किया गया। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इस ये जो सिक्योरिटी से संबंधित जो कि सिविल फ्लाइट्स इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर जो फ्लाइट्स होती हैं उसके लिए स्टैंडर्ड्स और मेजर्स डिफाइन करता है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है ये सेटअप किया गया था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के एक सेल के रूप में 1978 में रिकमेंडेशन ऑफ पांडे कमेटी। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि 1987 में इसको रीऑर्गेनाइज किया गया और इसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के रूप में स्थापित किया। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो सिविल फ्लाइट्स जो कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर उसकी सिक्योरिटी से संबंधित जो भी स्टैंडर्ड्स और मेजर्स होते हैं उससे संबंधित ये डिफाइन करता है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा नोटिफाई किया गया है कि जो एयरक्राफ्ट ड्राफ्ट्स जो सिक्योरिटी रूल्स हैं 2022 के, ये जो ड्राफ्ट निकाला गया है वह इनेबल करता है जो आपकी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है कि वह इम्पोज कर सकती है पेनल्टी लगभग 1 करोड़ तक अगर कोई भी किसी भी तरीके का वायलेशन होता है सिक्योरिटी मेजर्स के साथ एयरपोर्ट या एयरलाइन में। अगर हम बात करें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तो इसको सेल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के सेल के रूप में 1978 में स्थापित किया गया था पांडे कमेटी की सिफारिश पर। 1987 में इसको रीऑर्गेनाइज करके मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के रूप में स्थापित किया गया। साथ ही साथ ये जो सिक्योरिटी संबंधित जो मेजर्स होते हैं सिविल फ्लाइट जो कि इंटरनेशनल और जो डोमेस्टिक फ्लाइट से संबंधित, तो उससे संबंधित स्टैंडर्ड्स और मेजर्स को ये डिफाइन करता है, उनको निर्धारित करता है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये टर्टल से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो रेड क्राउन रूफ टर्टल जिसको बाटागुर कछुआ भी बोलते हैं ये नेटिव है इंडिया का केवल, जो कि वाइडली फाउंड होता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो लिथ सॉफ्ट सेल टर्टल है जिसको निल्सोनिया लिथिल्स भी कहा जाता है वह एंडेमिक है पेनिसुलर इंडिया का और जो इनहेबिट्स है इसके रिवर्स और रिजर्वायर में ये रहता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो दोनों टर्टल है रेड क्राउन रूफ टर्टल और लिथ सॉफ्ट सेल टर्टल ये दोनों ही इनका आयुशियन स्टेटस इंडेंजर्ड है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो रेड क्राउन रूफ टर्टल जिसको बाटागुर कछुआ भी बोलते हैं ये इंडिया का ही नेटिव है और जो वाइडली फाउंड होता है गंगा या ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में, तो ये इंडिया के साथ साथ आपका बांग्लादेश और नेपाल में भी पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो लिथ सॉफ्ट सेल टर्टल है जिसको निल्सोनिया लिथिल्स भी बोलते हैं वह एंडेमिक है पेनिसुलर इंडिया का और जो इनहेबिट्स है जो रिवर्स और रिजर्वायर्स में रहता है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये दोनों टर्टल का आयुशियन जो स्टेटस है वह इंडेंजर्ड है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि दोनों का जो आयुशियन स्टेटस है वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C2 ओनली। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहे।
अभी जो 2 फ्रेश वाटर जो इंडियन टर्टल हैं, ये फ्रेश वाटर के टर्टल हैं। ये स्पीसीज हैं जिनको अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में इनको शामिल किया गया है, जो कि इनकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको रोकने में मदद करेंगे। अगर हम बात करें जो रेड क्राउन रूफ टर्टल है, जिसको बाटागुर कछुआ भी बोलते हैं, ये नेटिव है इंडिया का, नेपाल का और बांग्लादेश का, और ये वाइडली फाउंड होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के रिवर बेसिन में। इसके अलावा जो इसकी करेंटली ये फाउंड होता है नेशनल जो चंबल रिवर जो घड़ियाल सेंचुरी है उसके अंतर्गत भी ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। अगर हम इसके आयुसीएन स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड इनका आयुसीएन स्टेटस है, और अगर हम इनकी साइट्स में इसके लिस्ट की बात करें तो ये अभी अपेंडिक्स 1 में इनको शामिल कर लिया गया है। अगर हम बात करें लिथ सॉफ्ट सेल टर्टल की तो ये एंडेमिक है पेनिसुलर इंडिया का, जो भी आपका नीचे वाला जो भारत का भाग है पेनिसुलर इंडिया का, तो उसमें ये पाए जाते हैं। ये इनहेबिट्स हैं जो उनके रिवर्स और रिजर्वायर में ये पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर रिजर्वायर में ये रहते हैं। ये लार्जली फाउंड होते हैं कावेरी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, भावनी, गोदावरी एंड जो मोयर जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें जो लिथ सॉफ्ट सेल टर्टल हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो चाइनीज़ मेडिसिन है और इनके लिए जो सूप के रूप में भी इनका यूज किया जाता है चाइना में, तो इसके कारण से इनकी काफ़ी मांग रहती है। और इनके अगर आयुषियन स्टेटस की हम बात करें तो इनका जो आयुषियन स्टेटस है वह काफ़ी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया टर्टल की स्पीसीज के बारे में, जिसमें हमने रेड क्राउन रूफ टर्टल और लिथ सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में चर्चा की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि निग्मा जो सेक्ट है वह इसमें से किस संप्रदाय से किस धर्म से संबंधित है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म और शैविज्म। तो इस देख लेते हैं इसका आंसर। जो निग्मा जो सेक्ट है वह बुद्धिज्म धर्म से संबंधित है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। जो निग्मा जो संप्रदाय है ये बुद्धिज्म का एक संप्रदाय है जो कि फाउंड किया जाता है। इसके अंतर्गत फाउंड किया गया है जो तांगलुंग रिनपोचे थे उनका रिकार्नेशन हुआ है, यानी कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो तांगलुंग रिनपोचे की, तो इसके जो स्कॉलर हैं ये अपनी नॉलेज जो तिब्बतन जो तांत्रिक स्कूल था उसकी अपनी नॉलेज के लिए जाने जाते थे। अगर हम बात करें इस सेक्ट के बारे में तो जो तिब्बतन बुद्धिज्म के तो 4 जो मोस्ट मेजर जो ट्रेडिशन है वह उसमें से एक है। इसके अलावा अगर हम निग्मा लिटरली के इसका जो मीनिंग की बात करें तो इसका मीन्स होता है ओल्ड ऑर्डर। इसके अलावा जो तिब्बतन बुद्धिज्म के जो अदर 3 सेक्ट हैं उनका नाम ये है कि जो साक्य, काग्यू और गैल्यूक, जो कि कलेक्टिवली एक तरीके से रेफर किए जाते हैं न्यू ऑर्डर के रूप में, न्यू शर्म के रूप में। और अगर हम बात करें निग्मा संप्रदाय की तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टीचर थे उनका नाम है पद्म संभवा। तो इसमें हमने निग्मा ट्रेडिशन के बारे में देखा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और जो तिब्बतन बुद्धिज्म का एक सेक्ट के रूप में इसको माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के अदर जो संप्रदाय की, तो इसमें एक सबसे पहला महायान संप्रदाय है, जो कि जो मेन स्कूल है बुद्धिज्म के उसमें से एक है। एक तो महायान है और एक है हीनयान। अगर हम बात करें महायान की तो इसका जो संस्कृत वर्ड से इसको लिया गया है, और इसका अगर लिटरली मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है एक ग्रेट वाहन, यानी कि बहुत बड़ा वाहन। अगर हम इसके बिलीव्स की बात करें तो ये इनकी आइडल वर्शिप करते हैं, इनकी मूर्ति पूजा की जाती है बुद्ध की। साथ ही साथ ये बुद्ध के साथ बोधिसत्व की भी पूजा करते हैं। बोधिसत्व का यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि इन्होंने अपने जो मोक्ष पाने के अर्थ को इन्होंने डिले किया है, और जो ये समाज के कल्याण के लिए कि और लोगों को भी मोक्ष के पाथ पर वो आगे बढ़ा सकें, इसलिए इन्होंने अपने खुद के मोक्ष को इसके अंतर्गत डिले किया है, तो उनको बोधिसत्वा कहा जाता है। अगर इसके हम ओरिजिनेशन की बात करें महायान संप्रदाय की, तो ये चतुर्थ बौद्ध जो काउंसिल हुई थी उसके अंतर्गत ये 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था, और इसका जो ओरिजिनेशन था वह नॉर्थन इंडिया में देखा गया, कश्मीर के कुंडलबन में जो 4th संगति हुई थी उसके अंतर्गत। और ये जो इसके अलावा सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और जो अदर एरिया हैं साउथ ईस्ट एशिया के, उनमें ये धर्म फैल गया। इसके अलावा जो चाइना, कोरिया और जो तिब्बत और जो जापान के जो धर्म हैं, जो बौद्ध धर्म वहाँ चलता है, वह महायान ट्रेडिशन से ही संबंधित है। अगर हम बात करें हीनयान संप्रदाय की, तो इसका जो
जो लिटरली जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है लेसर व्हीकल यानी कि छोटा वाहन। इसका जो विश्वास है, जो बुद्ध की जो ओरिजिनल जो टीचिंग्स थी और जो इनके जो एल्डर्स के जो डॉक्ट्रिन थे, जो सिद्धांत थे, उनको ये लोग मानते हैं। इसके अलावा ये जो उनकी आइडल वर्शिप, जो उनकी मूर्ति पूजा होती है बुद्ध की, वह उसको नहीं मानते। और इसमें जो मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग है वह सेल्फ डिसिप्लिन और मीडिएशन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी और के द्वारा स्वयं का मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अगर हम बात करें थेरवादा की तो ये हीनयान सेक्ट के अंतर्गत ही आता है। तो अगर हम इसमें हीनयान और महायान के अंतर को समझने का प्रयास करें तो जो हीनयान जो संप्रदाय है, एक तरीके से इसके लिए बंदर की और उसके बच्चे की उपमा दी जाती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब एक बंदर अपने बच्चे को लेकर भागता है तो उसमें जो बच्चे को, उस माँ को तेजी से पकड़ना होता है जिससे वह बीच में गिर ना पड़े। तो इसमें ये बंदर की उपमा देकर इसमें ये कहा जाता है कि इसमें आप जब मोक्ष प्राप्त करेंगे तो उसमें आपका सेल्फ डिसिप्लिन और मीडिएशन उसमें काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें तो जो महायान है उसके लिए बिल्ली की उपमा दी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बिल्ली अपने बच्चे को अपने दांत में दबाकर भागती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उस बच्चे का कोई रोल नहीं होता, उसको केवल उसकी माँ उसके दांत में मुंह में फंसाकर भागती है। तो महायान में भी इसी तरीका कॉन्सेप्ट है कि किसी भक्त को या मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसे स्वयं प्रयास नहीं करना, बल्कि आसपास के जो पंडित हैं या जो बोधिसत्व हैं तो वह अन्य कर्म कांडों के माध्यम से उसके मोक्ष के रास्ते को प्राप्त करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें थेरवाद संप्रदाय की तो ये एक मोस्ट एंशिएंट ब्रांच है जो कि आज बुद्धिज्म के लिए चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये क्लोजेस्ट है जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, जिसके अंतर्गत हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत जो ओरिजिनल टीचिंग्स को देखा जाता है बुद्ध की, तो वह उसके काफ़ी नज़दीक है। जो थेरवादी जो बुद्धिज्म है डेवलप हुआ था श्रीलंका में और ये सब्सिक्वेंटली फैलता गया अन्य साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में। ये डोमिनेंट है ये रिलीजन कंबोडिया में, लाओस में, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड में। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक संप्रदाय है वज्रयान संप्रदाय, जो कि इसको कहा जाता है व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। इसके अलावा इसमें जो इसको एक तरीके से तांत्रिक बुद्धिज्म के रूप में भी जाना जाता है। ये जो बुद्धिस्ट स्कूल है डेवलप हुआ था 900 एडी के अंतर्गत, और इसका जो ग्राउंड है वह इसके अंतर्गत एक वेरी कॉम्प्लेक्स इसके अंतर्गत रिचुअल्स होते हैं जो कि अन्य बुद्धिस्ट स्कूल से इसको अलग बनाते हैं। इसके अलावा एक जैन बुद्धिज्म होता है जो कि महायान बुद्धिज्म का ही एक पार्ट है। ये ओरिजिनेट हुआ था चाइना के अंतर्गत जब वहाँ पर टांग डायनेस्टी थी। एक चान स्कूल ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म के रूप में इसको वहाँ डेवलप किया गया था और लेटर पीरियड में ये वेरियस स्कूल्स में डेवलप होता गया। अगर हम बात करें, ये स्प्रेड हो गया 7th सेंचुरी में जापान में, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जो मीडिएशन है एक मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का। इसके अलावा अगर आपने एक गाड़ी का नाम सुना होगा मारुति जैन, तो ये एक इंडिया और जापान का कोलैबोरेशन था जिसमें मारुति लिया गया था भारत के हनुमान जी से, और जो जैन था वह जैन था वहाँ के जैन बुद्धिज्म से संबंधित। साथ ही अगर हम इसकी बात करें, बुद्धिस्ट की जो 4 काउंसिल इसके अंतर्गत की गई, जिसके लिए जो अर्ली जो बुद्धिज्म था वह उसके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसमें कई सारे संप्रदाय थेरवाद महायान के रूप में कई सारे संप्रदाय इस संगीति के अंतर्गत निकल कर आए। अगर हम इसकी फर्स्ट काउंसिल की बात करें तो ये जो काउंसिल थी, ये जो बुद्ध का जो परिनिर्माण हुआ तो उसके तुरंत बाद ही ये काउंसिल आयोजित की गई। इसका जो पैट्रोनेज दिया गया था वह किंग अजात शत्रु के द्वारा दिया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वह महाकश्यप थे, और इसको सातपनी गुफा में राजगृह में इसको आयोजित किया गया था। और इसका जो पर्पस था कि जो बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, ये जो कि सुत्त के नाम से जानी जाती हैं, जो रूल्स हैं, जो डिसिप्लिन हैं, उनको कंपाइल किया जा सके, उनको प्रिजर्व किया जा सके। इस काउंसिल के अंतर्गत हम देखें तो बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उनको 3 पिटक्स में डिवाइड कर दिया गया, जिनका नाम था विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि किंग अजात शत्रु के समय ये आयोजित की गई थी, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और ये सातपनी की गुफा में राजगृह में आयोजित की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड काउंसिल की, तो ये वैशाली में आयोजित की गई थी जो कि बिहार का एक विलेज है, और इसके अंतर्गत जो पैट्रोनेज दिया था किंग कालाशोक के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था 383 BC में, और इसको प्रिसाइड किया गया था
सबकामी के द्वारा। इसके अलावा जो थर्ड काउंसिल थी ये 250 बीसी के अंतर्गत हुई, पाटलिपुत्र में इसको आयोजित किया गया। अशोक ने इसको संरक्षण प्रदान दिया और इसके जो अध्यक्ष थे वे मोगलीपुत्र तिस्य थे। इसके अलावा जो फोर्थ काउंसिल थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंसिल थी। इसमें 72 एडी में इसको आयोजित किया गया था कुंडलबन के कश्मीर में। इसको प्रेसाइड किया गया था वसुमित्र को और इसके जो उपाध्यक्ष थे वे अश्वघोष थे और इसका जो किंग कनिष्क के जो कुषाण एम्पायर का एक प्रमुख राजा था उसके पैट्रोनेज में इसको आयोजित किया गया था। जो बुद्धिज्म है इसके अंतर्गत दो संप्रदाय में बट गया, एक था महायान और एक था हीनयान। इसके अलावा इनके जो जहां पर ये आयोजित की गई है ये जो काउंसिल समय समय पर, तो उनके नाम को हमेशा पूछा जाता है। तो RBPK के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। R से आपका राजग्रही, B से वैशाली, P से आपका पाटलिपुत्र, K से आपका कश्मीर का कुंडलबन। अगर हम बात करें तो जो जैनों की भी दो संगति आयोजित की गई थी, तो फर्स्ट उसमें पाटलिपुत्र में की गई थी, भी उसके अंतर्गत वल्लभी में की गई थी सेकंड जो संगति। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो जैन संगति हुई थी वह वल्लभी में हुई थी और जो बुद्ध संगति हुई थी सेकंड वह वैशाली में आयोजित हुई थी। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया निगमा संप्रदाय से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2006 में अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है ये कंसिस्ट करता है एक चेयरपर्सन और इसमें एक मेंबर होता है जो कि लीगल मेंबर होता है और 3 अदर इसके अंतर्गत मेंबर होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको पावर होती है सिविल कोड की। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो PNGRB है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2006 में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट के अंतर्गत, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसके अंतर्गत एक चेयरपर्सन होता है, एक लीगल मेंबर होता है, साथ ही साथ 3 अदर मेंबर होते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको सिविल कोड की पावर है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने अमेंड किया है नेचुरल गैस नॉर्म्स को, जो कि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में एक बाधा थे, उसके लिए उसने अमेंडमेंट किया है। अगर हम बात करें PNGRB की तो उसने अमेंड किया है नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ को एंड ऑथराइजेशन एंड कैपेसिटी रेगुलेशन को इसने अमेंड किया है। इसका जो उद्देश्य है कि जो फार फ्लंज एरिया में, काफ़ी दूर दराज के एरिया में जो नेचुरल गैस की एक्सेस की जा सके और साथ ही साथ उसको कॉम्पिटिटिव एंड अफोर्डेबल रेट्स पे उसको अचीव किया जा सके और एक वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ ऑब्जेक्टिव को लेकर ये अमेंडमेंट किया गया है। अगर हम बात करें ये अमेंडमेंट एक्ट करेगा एक तरीके का स्टेपिंग स्टोन होगा जो कि इम्प्लीमेंट करेगा यूनिफाइड टैरिफ रेगुलेशन को, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाना है 1 अप्रैल 2023 से। अगर हम बात करें इसके की अमेंडमेंट्स की तो ये इंक्रीज किया है इसने यूनिफाइड जो टैरिफ जोन्स है 2 से 3 के रूप में, जो कि प्रोटेक्ट करेगा ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स जो कि डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, उन कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को इसके द्वारा संरक्षित किया जाएगा। साथ ही साथ जो एंटिटी लेवल जो इंटीग्रेशन है नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ्स का उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, उससे संबंधित रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक साबित होगा यूनिफाइड टैरिफ एट नेशनल लेवल पर। अगर हम बात करें नेचुरल गैस की तो एक गंध मुक्त यानी कि ओडोरलेस गैसियस मिक्सचर होता है, जो कि हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर होता है, जो कि प्रेडोमिनेटली बना होता है CH4 यानी कि मीथेन से। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंपोर्टर है भारत, और इसका जो उद्देश्य है कि नेचुरल गैस को बढ़ाया जाए, उसके शेयर को बढ़ाया जाए, क्योंकि एनर्जी मिक्स को बढ़ाना है 6% टू 15% 2030 तक। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नेचुरल गैस से संबंधित कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, तो एक सिटी गैस नेटवर्क, अगर हम बात करें PNGRB एक्ट 2006 के अंतर्गत, तो PNGRB ने ग्रांट किया है ऑथराइजेशन टू एंटिटीज फॉर डेवलपिंग, किसके लिए, सिटी गैस नेटवर्क बनाने के लिए कुछ जो स्पेसिफाइड जो ज्योग्राफिक एरिया हैं उनके अंतर्गत कंट्री में। अगर हम बात करें एक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो कि एक प्रोवाइड कराएगा क्लीन एनर्जी टू हाउस होल्ड्स, जो ट्रांसपोर्टेशन और
इन सिटीज के अंदर। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट की, तो गेल इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है जो कि जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धमरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट को, जिसकी लेंथ है आपकी 2655 किलोमीटर। साथ ही साथ एक और लाइन है बरौनी से गुवाहाटी पाइपलाइन जिसकी लेंथ है 729 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कनेक्ट कर रही है ईस्टर्न इंडिया को। अगर हम इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखें तो इसमें जो टोटल लेंथ है जो पाइपलाइन की वो लगभग 3384 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 766 किलोमीटर जो पाइपलाइन है वह उड़ीसा स्टेट में है, और जो अदर जो है 2618 किलोमीटर वो अदर स्टेट, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आसाम इसके अंतर्गत शामिल है। और अभी हाल की अगर हम बात करें तो अभी केवल आपके बरौनी बिहार के अंतर्गत इस पाइपलाइन को प्रोजेक्ट कमीशन कर दिया गया है। इसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया जाए कि जो ऊर्जा गंगा जो प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा जो प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट शामिल हैं, तो इसमें आप इसका आंसर देंगे उड़ीसा इसके अंतर्गत शामिल है, यूपी इसके अंतर्गत शामिल है, बिहार इसके अंतर्गत शामिल है, झारखंड इसके अंतर्गत शामिल है, और वेस्ट बंगाल और आसाम इसके अंतर्गत शामिल है। तो 6 स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बोर्ड की, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत। ये जो रेगुलेट करता है रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की होती है उसके लिए। साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि इनफ सप्लाई की जा सके अक्रॉस द कंट्री, फेयर ट्रेड दिया जा सके इनको, और प्रोटेक्ट कर सके कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, साथ ही साथ ऑथराइज कंपनीज के इंटरेस्ट को, और जो बिल्ड कर सके, जो ऑपरेट कर सके फ्यूल पाइपलाइन को। अगर हम बात करें पीएनजीआरबी की, तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक मेंबर होता है और 3 अदर मेंबर इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ये जो पावर है इसको सिविल कोड की पावर है, जिसके अंतर्गत एक तो इसके अंतर्गत लीगल मेंबर होता ही है, साथ ही साथ चेयरपर्सन के द्वारा एक या कुछ ज़्यादा मेंबर्स को इसमें नॉमिनेट किया जाता है, और वह डिस्प्यूट को सुनते हैं। कोई भी डाउन स्ट्रीम जो कंपनीज हैं या कोई आउटसाइडर है तो उसकी जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उनके बीच में, तो वह उसको समझाने के लिए या उसको डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए इनके द्वारा प्रयत्न किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका डार्क स्काई रिजर्व से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है जो कि सेटअप किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये पार्ट है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट लोकेटेड साइट्स है ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रेड टेलीस्कोप के लिए। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है जो कि सेटअप किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसको CSIR के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये पार्ट है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। साथ ही साथ जो थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट लोकेटेड साइट है जो कि ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D2 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। इंडिया के अंतर्गत फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो कि सेटअप किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के अंतर्गत, जो कि अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ये पार्ट है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट लोकेटेड साइट्स होगी जो कि हेनले में स्थित है, जो कि ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए अभी की सबसे बड़ी वर्ल्ड की हाईएस्ट लोकेटेड साइट होगी। अगर हम बात करें ये बूस्ट करेगा एस्ट्रो टूरिज्म को इन द रीजन, साथ ही साथ ये बूस्ट करेगा जो लोकल टूरिज्म को और इकोनॉमिक्स और साइंसेस के रिसर्चेस को। और इसका जो उद्देश्य है कि वे ये इसके जो नाइट स्काई है, जो अनवांटेड लाइट होती है, आर्टिफिशियल जो लाइट होती है, उससे संबंधित जो पॉल्यूशन होते हैं, तो उसको उससे प्रिजर्व करने का इनका उद्देश्य है।
साथ ही साथ जो कि एक सीरियस थ्रेट है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए। एक आपको किसी भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक नेचुरल स्काई कंडीशन की ज़रूरत होती है जो यहाँ प्रोवाइड होती है, और इसको आगे भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है जिससे कि यहाँ पर इस तरीके का पॉल्यूशन ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डार्क स्काई जो रिजर्व होते हैं, इसका जो डेजिग्नेशन दिया जाता है वह दिया जाता है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा। एक जो यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन प्लेसेस को दिया जाता है जहां पर इस तरीके की पॉलिसी अपनाई जाती है। इंश्योर किया जाता है कि वहां का जो लैंड है, वहां का जो रीजन है, वहां पर कम से कम आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफेरेंस हो। इसके अंतर्गत जो आपके वहाँ पे नेशनल पार्क्स होते हैं, सेंचुरीज होती हैं या रिजर्वायर्स होते हैं, उस समय के जो क्राइटेरिया वो मीट करते हैं उसके आधार पर इनको डेजिग्नेशन दिया जाता है डार्क स्काई रिजर्व का। अगर हम बात करें जो इसका एक साफ क्लाउड यानी कि क्लाउडलेस स्काइज होते हैं जो कि लो एटमॉस्फेरिक वाटर पेपर्स है हेनले के अंदर, तो जिसके अंतर्गत ये इसको वन ऑफ द बेस्ट साइट्स बनाती है वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो अगर आप हेनले जाएंगे जो कि लद्दाख में स्थित है, तो वहां पर आपको क्लियर स्काई दिखेगा और साथ ही साथ यहाँ पे लो वाटर वेपर्स भी, लो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स होती हैं, जिसके कारण से ये यहाँ पर क्लियर स्काई होता है जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए। अगर हम बात करें चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये यहाँ पर लोकेटेड है जो कि लद्दाख की चांगथांग प्लेटू पे स्थित है, जो कि होप है हाईएस्ट लेक, जो कि सोमरी जिसके नाम से हम जानते हैं, वह जो कि हाईएस्ट लेक है अर्थ की, तो वह भी यहाँ पर लोकेटेड है। अगर हम इसकी स्पीसीज की बात करें चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यहाँ पर आपको स्नो लियोपार्ड, तिब्बतन वॉल्फ, वाइल्ड याक और बहरहाल मिलते। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया डार्क स्काई रिजर्व से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि पब्लिश करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उससे संबंधित ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको रिलीज करता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इंडिया ने रिसेंटली इसकी जो आईईसी की जो प्रेसिडेंसी है और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड इसके अंतर्गत होता है 2023 से 25 के लिए, उसकी प्रेसिडेंसी को हासिल किया है। तो इसके अंतर्गत आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि आईईसी यानी कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि पब्लिश करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो कि सारे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनके लिए। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडिया ने इसकी जो एसएमबी के अंतर्गत जो चेयर है 2023 से 25 के लिए, उसकी 22 प्रेसिडेंसी को हासिल किया है, ना कि प्रेसिडेंसी को, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसके अंतर्गत जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वह हो जाएगा 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में और डिटेल में। तो इसका जो आंसर होगा बी 2 ओनली। तो इंडिया ने रिसेंटली अभी इसकी जो आईईसी है उसकी 22 प्रेसिडेंसी को भी हासिल किया है, और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो बोर्ड है जो इसकी चेयर करता है वह उसके लिए 2023 से 25 की टर्म के लिए उन्होंने ये हासिल किया है। अगर हम बात करें आईईसी की, तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि पब्लिश करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और जो रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनके लिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वह आपका जिनेवा में स्थित है। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड की, तो ये एक एपेक्स गवर्नेंस बॉडी है आईईसी की जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजिकल जो पॉलिसी है उसको बनाने के लिए। साथ ही साथ इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है इसके अंतर्गत 22 प्रेसिडेंसी के रूप में, तो ये इंश्योर करेगा कि इंडिया का व्यू पॉइंट इसके अंतर्गत शामिल किया जा सके और जो भारत के जो नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन है उसकी जो प्रायोरिटीज हैं उसको इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस में शामिल किया जा सके, और जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको इंडिया के अंतर्गत अपनाया जा सके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आईईसी के बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।